जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कर रहे हैं। तो तीसरे प्रैक्टिस सेट पर हम लोग पहुँच चुके हैं। 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं, चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से हमने सेलेक्ट किया है। 9 अगस्त 2018 को जो एएलपी टेक्नीशियन का तीसरा शिफ्ट का पेपर हुआ था दोस्तों, वहीं से यहाँ पर क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। आप लोग देख भी सकते हैं, मिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को लेकर ना परेशान रहें कि ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं कि नहीं बनते हैं। देखिए आपके सामने साक्षात यहाँ प्रमाण है, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे और इस बार भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। बस आपको मेहनत करना है, आराम से तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिया गया है। जल्दी से एक बार सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जितने भी कैंडिडेट एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या दिया है। यम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। कोश कौन कौन से होते हैं तो एक बार सबसे पहले जान लीजिए। के होता है, के, यल, यम, यन, ये सब क्या है, कोश है, ठीक है। के का मतलब क्या है, पहला कोश है, पहला कक्षा, ठीक है। यल का मतलब ये दूसरा कक्षा है। यल कौन सा कक्षा है, तीसरा कक्षा है। और एन कौन सा कक्षा है दोस्तों, तो चौथा कक्षा है। कक्षों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, तो ये भरे जाते हैं 2n स्क्वायर के रूप में, 2n स्क्वायर के फॉर्म में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है भाई। अब n क्या है, कक्षों की संख्या। n क्या है, कक्षों की संख्या। जैसे अगर हम कहें कि के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, के कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो बस यही प्रमाण रख देंगे। 2, के का मतलब क्या है, 1 है। के कौन सा कक्षा है, पहला कक्षा है, तो n का मान 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो क्या होगा, यहाँ से 2, 1 का स्क्वायर ये क्या होगा, 2 1 कम 2, यानी के कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि यम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यम कोश में बता दीजिए, यम का मतलब क्या है, कक्षा का संख्या तीसरा है, तो एन की जगह आप 3 रखेंगे। एन की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, बताइए कितना होगा। देखिए 2, एन का मान क्या हो जाएगा, 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से 2, 3 का स्क्वायर है 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, यानी यम कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक बार बताएंगे आप सभी लोग कि एन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके नीचे बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके दोस्तों बताएंगे कि एन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने लिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अब आराम से पहले सवाल को पढ़िए। सवाल बहुत आसान है, बहुत आराम से इसको आप जवाब दे सकते हैं। देखिए कहा गया है, स्वाद का पता लगाने के लिए संग्राहक क्या कहलाते हैं। जो स्वाद का पता लगाते हैं उस संग्राहक को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा। देखिए स्वाद को जो पता लगाते हैं उस संग्राहक को स्वाद संग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद संग्राहक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, स्वाद संग्राहक। संवेदी संग्राहक का मतलब जैसे मान लीजिए कोई छूते हैं, छू कर स्पर्श करके कोई पता लगाते हैं तो उसको संवेदी संग्राहक बोलेंगे। और रासायनिक संग्राहक जो रासायनिक क्रिया से संबंधित है उसको रासायनिक संग्राहक कहते हैं। और घ्राण संबंधी संग्राहक यानी सूंघ कर जिस चीज को पता लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, घ्राण घ्राण संबंधी संग्राहक बोलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, स्वाद का पता लगाने वाले संग्राहक को क्या कहते हैं, तो स्वाद संग्राहक कहा जाता है। आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है। चलिए बताइए, एक बार पहले पढ़िए इसका जवाब क्या होगा। इनमें से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। दोस्तों अगर अम्ल की हम बात करते हैं तो देखिए अम्ल जो होता है स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। पहला नंबर, स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो ये तो बात सही है, ये तो क्या है, सही है, ये तो क्या है, सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये बात तो सही है। इसे कहा कौन सा गुण नहीं है, ये तो स्वाद में खट्टा होता अम्ल का गुण है। अम्ल अम्ल में कड़वा स्वाद होता है, गलत बात।
अम्ल में कड़वा स्वाद नहीं होता है, कड़वा स्वाद दोस्तों क्षार में होता है, तो यही गलत है। और पूछा है कौन सा गुण नहीं है, तो यही अम्ल का गुण नहीं है, यही अम्ल का गुण दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अम्ल का गुण कौन सा नहीं है, तो अम्ल का गुण, अम्ल में कड़वा स्वाद होता है, यही अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल का अम्ल का स्वाद दोस्तों खट्टा होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। और देखिए तीसरा जो विकल्प है, अम्ल एक क्षार के साथ लवण बनाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये तो बात सही है। अम्ल क्षार के साथ क्या बनाते हैं, तो क्षार के साथ दोस्तों लवण बनाते हैं। जैसे देखिए NaCl, NaCl नहीं, HCl दोस्तों, देखिए यहाँ पर HCl, ठीक है भाई। HCl क्या है, HCl यह एक अम्ल है, यह एक क्या है, अम्ल है। जब इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर इस H पर क्या है प्लस, Cl पर क्या है माइनस, Na पर क्या है प्लस, OH पर क्या है माइनस, तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, प्लस वाला माइनस के साथ डाला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ दोस्तों। ठीक है, तो क्या बन जाएगा NaCl, यहाँ से देखिए ये वाला इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा NaCl बनेगा, NaCl बन जाएगा, यहाँ से NaCl बनेगा और प्लस यहाँ पर OH और H क्या बन जाएगा, H2O पानी बन जाएगा। तो ये पर यहाँ पर ये क्या चीज़ है, HCl क्या है, तो यह एक लवण है, क्या है दोस्तों, HCl क्या है, लवण है, और ये क्या है, जल है, पानी है। ठीक है, तो जब भी अम्ल एक क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है। यहाँ पर देख रहे हैं बन रहा है, ये तो बात बिल्कुल सही है। और क्या कर रहा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक यहाँ से ट्रिक है, अनीला, अनीला, अ का मतलब होता है दोस्तों अम्ल, अ का मतलब क्या हो जाएगा, अम्ल। नी का मतलब होता है दोस्तों नीला, अनीला। ला का मतलब क्या हो जाएगा, तो ला का मतलब होता है लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। ये भी बात सही है। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, अम्ल का गुण नहीं है, अम्ल में कड़वा स्वाद होता है, यह अम्ल का गुण नहीं है। आगे चलते हैं, इतनी बात आप लोगों ने सीखा है एक प्रश्न से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए इसका क्या होगा उत्तर, देखिए कि एक प्रक्रिया में, यहाँ डैश था दोस्तों, डैश की एक प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाना संरक्षित किया जाता है। यानी लोहे के ऊपर जब एक परत चढ़ाते हैं दोस्तों, इसके ऊपर जब एक कोटिंग करते हैं जस्ते का, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों गलवनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गलवनीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कोई दिक्कत है बताइए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। कहा है इसमें एक उठे हुए हथौड़े में होती है, एक हथौड़ा उठा है उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, यह पूछा गया है। जैसे देखिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक है, देखिए एक आदमी के हाथ में क्या है, यहाँ पर एक आदमी के हाथ में क्या है दोस्तों, हथौड़ा है। ठीक है, एक आदमी के हाथ में क्या है, यहाँ पर हथौड़ा है। ठीक है, ये हथौड़ा है। अब आदमी हथौड़ा उठा दिया है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, अब ऊर्जा कौन सी होगी, देखिए दोस्तों यहाँ से, अब यहाँ से एक हाइट पर उठ गया है, हाइट यानी एच की यहाँ पर बात किया जा रहा है, इसमें हाइट आ गया, ऊंचाई आ गया। ठीक है, और जब ऊंचाई आ जाएगा तो वहाँ पर ऊर्जा कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। हाइट आ गया, इसका मतलब कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है। कोई समस्या है, बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे आप लोग। अगर ऊंचाई आ गया है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए कोई आदमी बाल्टी को टांग लिया है, कोई आदमी है दोस्तों, अभी यही आदमी एक बाल्टी का नीचे ऐसे इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से एक बाल्टी है। ठीक, अब इस आदमी ने इस बाल्टी को टांग लिया है, अब बाल्टी जमीन से ऊंचाई पर है तो इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, तब पर भी कहेंगे ऊंचाई है, हाइट है तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा है। जहां हाइट आया स्थितिज ऊर्जा, कोई समस्या की बात नहीं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने, यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया इसमें। यदि किसी शरीर को त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में इर्द गिर्द एक बार जाने में t सेकंड का समय लगता है तो वेग v किसके द्वारा प्राप्त होगा। देखिएगा, जब इर्द गिर्द वृत्ताकार का मतलब ऐसे वृत्त है, यहाँ पर ऐसे वृत्त है, ठीक है। जब वृत्त के इस इर्द गिर्द यानी इस यहाँ से चलकर आप वृत्त की यहाँ पर ऐसे परिधि पर चलेंगे, जब आप वापस जब यहीं पहुँचेंगे तो इसका मतलब आपने क्या कवर किया, परिधि कवर किया, परिमाप कवर कर लिया। परिमाप का मतलब क्या, आपने दूरी कवर कर लिया दोस्तों। तो दूरी क्या हो जाएगा, यही विस्थापन का काम कहलाएगा, यही विस्थापन होगा। तो आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं प्यारे साथियों, सभी प्यारे साथी जानते हैं कि जो वेग होता है, वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है दोस्तों विस्थापन गुना समय, विस्थापन अपान समय, विस्थापन अपान समय। कितना विस्थापित किया गया है, इर्द गिर्द घुमा गया है, तो यहाँ से स्टार्ट करके घूमे हैं, ऐसे यहाँ पर आए हैं, तो आपने विस्थापन कितना कवर कर लिया, आपने कवर किया है वृत्त का परिधि। परिधि क्या होता है 2πr, यानी विस्थापन क्या हो जाएगा 2πr बटे टाइम कितना लगा t समय, तो वेग क्या हो जाएगा 2πr बटे t, 2πr बटे t इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2πr बटे t, ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या है बताइए, कोई भी दिक्कत आपको होती है तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। कोई भी समस्या है तो आप लोग बिना संदेह आप पूछ सकते हैं, ठीक है भाई, बताइए। चलें आगे हम लोग, आइए 7वां प्रश्न पर चलते हैं। और 7वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। देखिए दोस्तों, सभी प्यारे साथी एक बार यहाँ से ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ये जो सवाल दिया गया है, ये क्वेश्चन जो आया है पेपर में, ये प्रश्न दोस्तों पीरियाडिक टेबल का है। क्या कहा गया, जब हम आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। देखिए आवर्त सारणी दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है, एक आवर्त सारणी है, ठीक है। देखिए यह आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से आप नीचे चलेंगे तो क्या होगा, बात को बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा, जब ऊपर से आप नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ने लगता है, आकार छोटा से बड़ा होने लगता है दोस्तों, आकार बढ़ने लगता है। जब भी ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का क्या होता है, आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ने का मतलब उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। जब त्रिज्या बढ़ेगी तो कोषों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिथियम है, देखिए लिथियम, ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। बड़े ध्यान से समझिएगा, लिथियम का क्या है, परमाणु क्रमांक होता है 3, और सोडियम का क्या होता है 11, और पोटेशियम का क्या होता है 19 होता है। आपने देखा यहाँ पर एक पहले ही आवर्त, जो पहला जो इसमें समूह है, ये पहले ही समूह के सभी तत्व हैं, सभी तत्व पहले समूह के हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनका जो परमाणु क्रमांक था बढ़ता चला जा रहा है। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उसका आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा, और जब आकार बड़ा होगा तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बड़ी होगी। त्रिज्या बड़ी होगी, कोष की संख्या दोस्तों क्या होगा, कोषों की संख्या दोस्तों बढ़ जाती है। तो कोषों की संख्या बढ़ जाएगी, कक्षकों की संख्या प्यारे साथियों बढ़ जाती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या है बताइए, कोई समस्या है इसमें, कहीं दिक्कत हो बताइए आप लोग। जैसे बोरबड़ी के नियम से क्या हो जाएगा, 2 1 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका 2 8 1 होगा, इसका क्या होगा 2 8 8 1 होगा, ठीक है भाई। आपने देखा कि कोष की संख्या इसमें कितने थे 2, इसमें कितने होंगे 3, इसमें कितने होंगे 4। तो कोषों की संख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। जब भी आप उस ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा, कोषों की संख्या दोस्तों बढ़ती चली जाएगी, और त्रिज्या भी बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है यहाँ पर दोस्तों,
कहा गया कि मानव पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक सामान्य मूत्र मार्ग क्या है, सामान्य मार्ग क्या है, सामान्य मार्ग क्या है जिसमें से पुरुषों में मूत्र, हम पुरुष की बात कर रहे हैं, महिला की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, पुरुष की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मूत्र और शुक्राणु दोनों का सामान्य जो मार्ग है क्या कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से जब आप देखेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ से, तो देखिए ये तो हो गया यहाँ से। यहाँ पर जब देखेंगे तो ये वाला हिस्सा दोनों, यहाँ पर मूत्र मार्ग और शुक्राणु दोनों इसी रास्ते निकलते हैं, दोनों यहीं से निकलते हैं, ठीक है भाई। दोनों जब यहीं से निकलेंगे तो इसका नाम जानते हैं क्या होता है, इसका नाम है मूत्र मार्ग। क्या होता है दोस्तों, मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग, जिसको यूरेथ्रा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मूत्र मार्ग, ठीक। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग क्या है, तो मूत्र मार्ग होता है। इसी मूत्र मार्ग के रास्ते शुक्राणु भी बाहर निकलते हैं और मूत्र भी बाहर निकलता है। ये पुरुष की है, ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसको अंग्रेजी में यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, यूरेथ्रा, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी मूत्र मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, आइए देखते हैं। देखिए, मुंह का पीएच किस स्तर पर कम होने पर दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, पीएच मान मुंह का कितना से कम होने लगे तो दांत का क्षरण होने लगता है, दांत टूटने लगता है। तो कितना से कम, तो याद रखेंगे दोस्तों 5.5 से कम, 5.5 से अगर कम हुआ तो मुंह का दांत का क्षय होने लगता है। अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो दांत का क्षय होने लगता है। कितना से कम, 5.5 से कम। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों पीएच का, अगर हम बात करते हैं पीएच का, तो पीएच का पहले नंबर, तो ये बताइए पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन होता है, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म होता है। इसका खोज करने वाला कौन था, तो बताएंगे सोरेनसन। कौन खोज कौन किया था दोस्तों, खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, सोरेनसन, सोरेनसन, ठीक है, खोज करने वाला कौन था, सोरेनसन खोज करने वाला था। पीएच स्केल में दोस्तों 1 से लेकर 14 तक इसमें अंक होते हैं, 1 से लेकर 14 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 से लेकर 14 तक इसमें अंक होते हैं। और यहाँ पर जो होता है 7 नंबर, यहाँ पर ये बीचों बीच होते हैं दोस्तों, यानी 7 पर कोई चीज़ उदासीन होता है। अगर हम इस 7 से बाएं तरफ इधर चलेंगे तो इसका अम्लीयता गुण बढ़ता है, क्षारीयता गुण घटता है। और यही 7 से जब हम दाएं की ओर चलेंगे, 7 से जब हम दाएं की ओर चलेंगे दोस्तों, 0 से स्टार्ट होता है दोस्तों, यहाँ पर 0 भी होता है, 0 से, ठीक है। जब 7 से हम लोग यहाँ पर चलेंगे 14 की ओर, तो इसमें क्या होता है, अम्लीयता गुण घटता है, क्षारीयता गुण बढ़ता है। तो इतनी बातें को आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। देखिए दोस्तों, 10वां प्रश्न में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, सबसे पहले आप ये जानिए। उभयधर्मी ऑक्साइड होता है क्या दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जिसमें दोस्तों, जिसमें H+ आयन और OH- आयन ये दोनों होते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जिसमें H+ आयन भी विद्यमान हो, OH- आयन भी विद्यमान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कहने का मतलब होता है उभयधर्मी वो होते हैं जो
अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड हम यहाँ पर लिख देते हैं जो बार बार वही पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, याद रखेंगे Al, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है दोस्तों। ठीक है भाई, Al2O3, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड है, ZnO, जिंक ऑक्साइड है। ये दोनों क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। ये दोनों दोस्तों क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। अब इसमें से क्या दिया है ऑप्शन में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इन दोनों में से क्या ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है भाई। अच्छा, आप लोग जरा कमेंट करके बताएंगे H2O क्या है, H2O क्या है। H2O भी क्या उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिए कमेंट करके बताइए आप लोग, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या H2O है। देखिए जब H2O को तोड़ा जाएगा तो ये टूटेगा किस में, H प्लस OH माइनस में टूटता है, यानी H प्लस भी है OH माइनस है, इसका मतलब H2O भी क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कोई समस्या है बताइए दोस्तों, इसमें कोई समस्या है। उभयधर्मी ऑक्साइड आप पहचान गए। बस दो ही बातों को आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। बस पेपर में जब भी पूछा जाएगा तो इन्हीं में दोनों में से कोई एक दिया रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। 11वां प्रश्न आपके सामने है। एक विद्युत प्रवाह I एक प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाह करता है। एक स्रोत प्रतिरोधक के पार V के संभावित अंतर को बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा बताइए। ऊर्जा बताना है दोस्तों, यानी विद्युत ऊर्जा आपको बताना है। क्या बताना है, विद्युत ऊर्जा। आप जानते हैं ओम का नियम से यहाँ पर P बराबर क्या होता है दोस्तों, P बराबर होता है VI। क्या होता है, VI। P बराबर क्या होता है, VI होता है। यहाँ तक ठीक है बात। अच्छा, ये भी होता है, देखिए P बराबर होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा, यानी E/T होता है। ठीक है भाई, तो आप यहाँ से P की जगह क्या रख सकते हैं, VI रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप रख दीजिए VI बराबर E/T बटे एक करके तिर्यक गुना, इसका इधर इसका इधर। तो E बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, E बराबर हो जाएगा VIT। E का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, VIT। ठीक है, तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, VIT। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, बताइए कोई समस्या। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने क्या दिया है, कह रहा है कि P और F के बीच वस्तु रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों अवतल दर्पण बनाते हैं। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर अवतल दर्पण बनाते हैं। ये अवतल दर्पण है, इसका जो परावर्तक सतह होता है अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ठीक है, अंदर की ओर धंसा हुआ इस प्रकार से, देखिए अंदर की ओर ये वाला जो धंसा हुआ हिस्सा है ये परावर्तक सतह है। अब ये अवतल दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण पे हम लोग 6 जगह वस्तु को रख सकते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर बीचों बीच, इसको P यानी पोल कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, F है, यहाँ पर C है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, अनंत है। वस्तु को हम 6 जगह रख सकते हैं। कहाँ कहाँ रख सकते हैं, देखिए पहला अनंत पर, दूसरा नंबर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यह F है, फोकस के बीच चौथा वस्तु यहाँ रख सकते हैं। फोकस के ऊपर भी वस्तु को रख सकते हैं हम लोग, और फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रख सकते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये जो छठवां जो वस्तु है, छठवां वस्तु दोस्तों इधर बन जाएगी, यहाँ पर छठवां वस्तु कहाँ बन जाएगी, यहाँ बनेगी। तो छठवां वस्तु यहाँ पर बन गई। जो वस्तु इस कहाँ बनी है, ये दर्पण के कहाँ बनी है दोस्तों, पीछे बनी है, दर्पण के पीछे बनी है। और ये जो वस्तु है प्यारे साथियों, ये जो वस्तु है सीधा है। कैसी है, तो बताएंगे सीधा है, सीधा भी है। और जो सीधा होता है वह आभासी होता है दोस्तों। क्या होता है, आभासी मतलब क्या होता है, वास्तविक होता है। आभासी का मतलब दोस्तों, आभासी का मतलब काल्पनिक।
ठीक है। आभासी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक होता है। देखिए जब कोई चीज़ हम यहाँ पर आभासी करते हैं, आभास करते हैं, जैसे सपना देखते हैं तो क्या होता है, जैसे लगता है सब हकीकत चल रहा है, सीधा सीधा होता है। तो सीधा चीज़ हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। ठीक है, सीधा क्या होता है, आभासी होता है। इसके बाद छठवां नंबर तो इधर बन गया है। अब बचा यहाँ पर एक नंबर का फिगर बनेगा, यहाँ पर दूसरा नंबर यहाँ बनेगा, तीसरा नंबर का फिगर यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ पर बनेगा और पांचवा यहाँ बनेगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, ये सबसे बड़ा बनता है दोस्तों, सबसे बड़ा बनता है यह वाला। ठीक है, और सभी के सभी क्या हैं, उल्टा हैं, और जो उल्टा होता है वास्तविक होता है। उल्टा क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, सबसे छोटा ये बनता है। ठीक है, और जो ये सी पर बना है ये वाला हिस्सा, सी पर जो यह प्रतिबिंब बना है ये वाला, ये वस्तु के बराबर बनता है दोस्तों। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या कहा गया है, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप लोग। पी और एफ के बीच में वस्तु रखने पर, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे हम लोग, पी और एफ के बीच, पी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, इसके बीच में रखा गया कहाँ पर, यहाँ पर, छठवां नंबर फिगर यहाँ पर रखा गया है। तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो छठवां फिगर कहाँ बना है, इधर बना है, ये वाला पीछे बना है। तो कहाँ बना है दोस्तों, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पर बनेगा भाई, दर्पण के पीछे बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या है, कोई समस्या है। देखिए ये जो उल्टा बनते हैं, उल्टा जो है दोस्तों वह वास्तविक होता है, सीधा आभासी होता है। ठीक है, तो इस फिगर को एक बार 2-3 बार आप लोग कॉपी में बना बना कर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हर चीज़ आपको निकालने आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। 13वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। चलिए भाई 13वां प्रश्न आपके सामने है, क्या कहा दिया इस प्रश्न ने, एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में वह तापमान कितना होगा, कितना होता है दोस्तों, आपसे पूछा गया है। तो डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे, अगर जो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो 273 आपको डिग्री सेल्सियस में जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 273 आपको जोड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बाकी फार्मूला के तौर पर देखिए, सी माइनस जीरो बटे 100, सी माइनस 0 बटे 100 ये बराबर किसके हो जाएगा, के माइनस 273 बटे 100। ठीक है, अब देखिए 100 से कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस 0 करेंगे तो सी होगा, सी बराबर के माइनस 273। तो के का मान निकालना है, क्योंकि केल्विन का मान निकालना, के का मतलब केल्विन, के का मान निकालना है तो 273 बराबर के इधर चल जाएगा। तो सी माइनस है तो प्लस 273। तो अभी अभी हमने क्या बताया आपको, जब भी आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, केल्विन का मान निकालना है, डिग्री सेल्सियस का मान दिया है तो आप डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे। यहाँ से प्रूफ भी हो गया है। चलिए तो कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस का मान क्या है, 78, 273 इसमें आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 273 जोड़िए, 8 3 11 के 1 हासिल का 1, और 7 7 14 1 15 के 5 हासिल का 1, 2 1 3, 351 केल्विन। कितना केल्विन प्यारे साथियों, 351 केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, तो डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे, कभी भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में मान निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 उसमें ऐड करेंगे, बस डायरेक्ट यहाँ पर इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर दोस्तों 14 है। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, कहा गया इस प्रश्न में, ऊतक क्या है, ऊतक दोस्तों क्या है। देखिए सबसे पहले जानिए ऊतक के बारे में। ऊतक से हमारा जैसे छोटी छोटी कोशिका मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है। छोटी छोटी कोशिका मिलकर क्या बनता है दोस्तों, ऊतक बनता है। ऊतक से क्या बनता है, ऊतक से अंग बनते हैं। अंग से क्या बनता है दोस्तों, हमारा शरीर बनता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। छोटी छोटी कोशिका से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू यानी ऊतक बनता है। ऊतक से अंग बनता है, और अंग से क्या बनता है दोस्तों, अंग से एक एक ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, और शरीर का निर्माण होता है। तो ऊतक क्या है, तो यहाँ पर याद रखेंगे, ऊतक क्या है, कोशिकाएं जो उत्पत्ति, स्वरूप और कार्य में समान होती हैं, समान होती हैं दोस्तों। क्या,
कोशिकाएं जो उत्पत्ति, स्वरूप और कार्य में समान होती हैं ऊतक कहलाती हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऊतक की परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है भैया आपके सामने। एक बार पढ़ेंगे सवाल को, एक बार सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन की पहचान कीजिए जिनमें पौधे के कुछ हिस्सों जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, इसके माध्यम से प्रजनन होता है। जब जड़, पौधों में जड़, तना, पत्ती के माध्यम से प्रजनन होता है उसको कहते हैं वानस्पतिक प्रसार। कौन सा प्रसार? वानस्पतिक प्रसार या वानस्पतिक प्रजनन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वानस्पतिक प्रसार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है। और कंसेप्ट दोस्तों, अगर देखिए आप साइंस बड़े विधिवत तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो एक बार सभी दोस्त कमेंट करेंगे, सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है। तो ठीक है, समस्या है कोई? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है भैया। एक व्यक्ति अपने बाएं हाथ में कलम पकड़े हुए दर्पण में अपने प्रतिबिंब को अपने दाहिने हाथ में कलम पकड़े हुए देखता है। यह इनमें से किस घटना के कारण होता है? जैसे देखिए भैया, जैसे एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है भाई, यह क्या है? एक व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति है भैया, एक अपने हाथ में देखा, किस हाथ में भैया? दाहिने हाथ में कलम लिया, बाएं हाथ में कलम लिया है। तो बाएं हाथ में कलम लिया है, तो बाएं हाथ में आईना में देखा, इसमें आईना में देखा कि ये जो है यहाँ पर एक कलम जो है दाहिने हाथ में दिख रहा है। क्योंकि जब आप पलटेंगे, मतलब ऐसे जब आप आईना के सामने खड़े हो जाइए दोस्तों, आईना के सामने खड़े हो जाइए, बाएं हाथ में कोई सामान लीजिएगा, आईना में कैसा दिखेगा? दाएं, लगेगा कि आप दाहिने हाथ में लिए हैं। तो ऐसा किस घटना के कारण होता है? इसको कहते हैं उल्टा। लेकिन कौन सा उल्टा? पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा मतलब होता है दायां का बायां दिखाना और बायां का दायां दिखाना। तो पार्श्विक उल्टा के कारण होता है, पार्श्विक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, कौन सा उल्टा? तो पार्श्व उल्टा, इसको पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने। देखिए, द्रव्यमान एम के साथ गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा के ई का मान क्या होगा यदि इसकी गति v से 2v तक दोगुनी हो जाए? अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला सब लोग जानते हैं, क्या होता है? के ई बराबर क्या होता है दोस्तों? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए के ई बराबर हाफ एम। अब जो v की बात करते हैं, v पहले v था लेकिन अब कितना कर दिया? दोगुना कर दिया गया। यानी v का मान क्या रख देंगे हम? 2v हो रख देंगे, 2v का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो के ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों? के ई बराबर क्या हो जाएगा? हाफ एम इंटू 4v स्क्वायर। ठीक है, 4v स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप के ई बराबर दोस्तों, के ई बराबर लिख सकते हैं आप 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो के ई बराबर हो जाएगा यहाँ से, के ई बराबर 4 हाफ एम वी स्क्वायर के स्थान पर क्या रख सकते हैं? के ई। तो क्या हो जाएगा? के ई बराबर गतिज ऊर्जा, जो अब का जो गतिज ऊर्जा आया है, एक पहले वाले का कितना गुना है? 4 गुना है। तो 4 के ई के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 दोस्तों। 18वां प्रश्न देख लीजिए आप लोग, समझिए। यदि एक चालक का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत प्रवाह आधा हो जाता है, क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा क्यों होता है बताइए। देखिए,
V बराबर होता है आई आर। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है दोस्तों? आई आर होता है। V बराबर क्या होता है बताएंगे? आई आर होता है। ठीक है भाई, V बराबर आई आर। कहा है कि एक चालक का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत प्रवाह आधी हो जाती है। आई का मान निकाल लीजिए आप लोग, यहाँ से आई का मान निकालिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? V बटे आर हो जाएगा। अगर चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दें, दोगुना करेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ से आई का मान क्या हो जाएगा? आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर V अपान 2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो आई का मान क्या होगा? 1/2 V अपान आर। तो आई का मान जब निकालिएगा तो आई बराबर हो जाएगा क्या? हाफ V बटे आर का मतलब क्या? V बटे आर का मतलब दोस्तों आई। V बटे आर का मतलब क्या? आई। तो आई जो डैश माना जाएगा, आपका जो आई है दोस्तों पहले का क्या हो जा रहा है? आधा हो जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि V बराबर आई आर से, V बराबर आई आर से, ठीक है, V बराबर दोस्तों आई आर से, ठीक है, V बराबर आई आर। तो आई बराबर V अपान आर से, आई बराबर दोस्तों V अपान आर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आई बराबर V अपान आर से। कोई समस्या? यह ओम का नियम है दोस्तों, तो ओम के नियम से ऐसा हुआ है। आप यहाँ पर मान रख के चेक कर लेंगे, बिल्कुल आधा हो जाएगा। समझ में आया प्यारे साथियों? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19। चलिए, प्रश्न नंबर है दोस्तों 19 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 19 है प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? प्रोटीन और वसा का प्रचुर स्रोत है किसका बीज दोस्तों? तो याद रखिएगा, सोयाबीन का बीज दोस्तों यह प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं क्या है दोस्तों? गेहूं एक प्रकार की घास है। गेहूं क्या है दोस्तों? एक प्रकार की घास है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 20। देखिए दोस्त, प्रश्न नंबर 20 है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कहा गया है कि स्तंभ 1 में दिए गए जीवों के नाम का स्तंभ 2 में दिए गए उनके श्वसन अंगों से मिलान कीजिए। दोस्तों मिलान करना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए तितली किससे सांस लेती है दोस्तों? तो तितली सांस लेती है श्वास रंध्रों से, यानी एक आ जाएगा 3 पर, एक आ जाएगा 3 पर दोस्तों, यानी सी नंबर तो इसका सही उत्तर नहीं होगा और डी भी इसका सही नहीं होगा, क्योंकि सी में एक के साथ है और डी में ए 4 के साथ है। ठीक है भाई, कोई समस्या? चलिए, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब पहला और दूसरा में आप फंस गए। केंचुआ किससे सांस लेता है दोस्तों? तो केंचुआ सांस किससे लेता है? याद रखिएगा, केंचुआ दोस्तों जो सांस लेता है वह त्वचा से लेता है। किससे लेता है दोस्तों? त्वचा से, त्वचा से, यानी बी वाला चल जाएगा 4 के साथ, बी वाला दोस्तों 4 के साथ, पहले वाले में भी बी 4 के साथ, दूसरे वाले में भी 4 के साथ है। इसके बाद गौरैया देखिए किससे सांस लेती है? गौरैया सांस लेती है दोस्तों फेफड़ा से, फेफड़ा से। और मछली किससे? क्लोन से। मछली किससे दोस्तों? क्लोन से। तो सी का जाएगा 1 के साथ, सी का जाएगा 1 के साथ, और पहला में क्या है? सी जाएगा, सी 3 के साथ है, तो ये तो गलत बात है, ये तो गलत है। और डी किसके साथ है? डी है दोस्तों मछली किससे? क्लोन से, यानी गलफड़ा से। ऑप्शन नंबर ये जो है दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, मिला पाए आप लोग? श्वसन अंग के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते थे दोस्तों। तो ये 20 प्रश्न हम लोग किए हैं, एलपी और टेक्नीशियन के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। हालांकि रेलवे का कोई भी एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे में साइंस इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चन किए होंगे। आप लोग कितने प्रश्न बना पाए अपने मन से, हमें आप लोग जरूर बताइए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF लेना, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जाइएगा टेलीग्राम पर, सर्च करिए रोजगार विद प्रमोद, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।